निर्माण आईएएस के यूट्यूब चैनल पर मैं नवीन प्रताप तंवर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आइए शुरू करते हैं आज के हमारे करंट अफेयर पर आधारित एमसीक्यूज। आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारतीय मौसम विभाग के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा या से हीट वेव के मानदंड है अर्थात क्राइटेरिया है। पहला स्टेटमेंट है, मैदानी क्षेत्रों में न्यूनतम तापमान ये 40 डिग्री सेंटीग्रेड है तथा पहाड़ी क्षेत्रों में न्यूनतम तापमान 30 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो ये मैदानी में हो गया 40 डिग्री सेंटीग्रेड और पहाड़ी क्षेत्रों में लिखा है 30 डिग्री सेंटीग्रेड, ये करेक्शन कर लेना आप। दूसरा, जब वास्तविक अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेंटीग्रेड या अधिक रहता है तब हीट वेव घोषित की जानी चाहिए। अब आपको बताना है कि इन दोनों कथनों में से कौन सा कथन हीट वेव के मानदंड के रूप में सही है और ए, बी, सी या डी में से सही उत्तर क्या है। देखो कई बार टाइपिंग एरर हो जाते हैं, उससे परेशान मत होना, मैं लिख देता हूँ ना, तो फिर टेंशन किस बात की है। अब सोच समझ के जवाब देना, हीट वेव के बारे में इन दोनों कथनों में से कौन सा कथन सही है। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। इसका मतलब क्या हुआ, पहला स्टेटमेंट भी सही है और दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। तो भारतीय मौसम विभाग के अनुसार, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया के अनुसार, देखो मैदानी क्षेत्र में मतलब प्लेन एरिया में जब आपका क्या मिनिमम टेम्परेचर कितना होगा 40 डिग्री सेंटीग्रेड और हिली एरिया का जो मिनिमम टेम्परेचर कितना होगा वो होगा 30 डिग्री सेंटीग्रेड। एक तो क्राइटेरिया ये हो गया, ठीक है। और जब भी जो वास्तविक जो मैक्सिमम जो तापमान है 45 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक, या तो 45 डिग्री सेंटीग्रेड या इससे अधिक रहता है, तब भी वो हीट वेव घोषित कर देनी चाहिए, ऐसा भारतीय मौसम विभाग का मानना है। ठीक है ना, इसलिए दोनों स्टेटमेंट सही हुए और ऑप्शन सी सही उत्तर हुआ। अब देखते हैं इस प्रश्न को बनाया क्यों गया। ये देखिए, द हिंदू की खबर है, दो अलग अलग खबर है। हीट वेव कंटिन्यूज टू स्कॉर्च कैपिटल, मतलब जो हमारी राष्ट्रीय राजधानी है दिल्ली, उसमें बोलते हैं लगातार वो क्या है, स्कॉर्चिंग कैपिटल बनी हुई है। और एक और देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है, हीट वेव स्वीप्स नॉर्थ इंडिया, पूरे उत्तर भारत को ये क्या कर रही है, स्वीप्स कर रही है। देख सकते हैं आप, 47 डिग्री सेंटीग्रेड सेल्सियस चूरू रिकॉर्ड्स हाईएस्ट टेम्परेचर। ठीक है ना, ये मैंने क्राइटेरिया आपको बता दिए है। वैसे इसमें दो क्राइटेरिया और है वो, लेकिन उतने टेक्निकल है कि मुझे लग रहा है जो मैंने दो क्राइटेरिया पूछे हैं इन्हीं से ही वो क्वेश्चन आ जाएगा। आप ज़्यादा जिद करोगे तो मैं कल आपको वो स्लाइड्स भी दिखा दूंगा, ठीक है ना। तो चारों के चारों क्राइटेरिया आपके हो जाएंगे। ओके, अब आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, नागालैंड की सीमा निम्नलिखित किन राज्यों से लगती है। मिजोरम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, असम, त्रिपुरा। अब आपको बताना है कि ए, बी, सी या डी में से सही उत्तर क्या होगा। बताइए, मैपिंग क्लास ऑलरेडी हो चुकी है आपकी। क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर, और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी का मतलब क्या हुआ, 2, 3, 4, 2 हुआ, 3 हुआ और 4 हुआ, मतलब मिजोरम से नहीं लगेगी और त्रिपुरा से नहीं लगेगी। तो जो आंसर हुआ है हमारा मणिपुर, अरुणाचल और असम। अब देखते हैं इस एमसीक्यू को बनाया क्यों गया। देखो, एक खबर है कि नागालैंड रिपोर्ट्स फर्स्ट वायरस केस। नागालैंड में जो पहला कोविड-19 का केस क्या हुआ है, नागालैंड ऑन मंडे रिपोर्टेड इट्स फर्स्ट कोविड-19 केसेस, ऑल्दो ए पर्सन इन द स्टेट कमर्शियल हब दीमापुर हैड टेस्टेड पॉजिटिव आफ्टर बीइंग रेफर्ड टू ए हॉस्पिटल इन असम मोर देन ए मंथ अगो। ठीक है, तो यहाँ नागालैंड चर्चा में आया कोविड-19 के चलते, इसलिए नागालैंड पे मुझे लगा लोकेशन पे एक लाइट सा क्वेश्चन पूछ लेता हूँ आपसे। चलो साथ साथ आपको नागालैंड को भी दिखा देता हूँ। इस स्लाइड में देखिए, जिसको मैं चारों तरफ से बाउंड्री बना रहा हूँ, ये नागालैंड है स्टूडेंट्स। यहाँ आप देख सकते हैं इसका बॉर्डर, इसके जो उत्तर पूर्व में किससे लग रहा है, अरुणाचल प्रदेश से लगता है। इधर यहाँ पश्चिम में किससे लग रहा है, असम से लग रहा है। तो अरुणाचल, असम। यहाँ दक्षिण में अगर देखोगे तो इसका बॉर्डर लगता है मणिपुर से, जबकि आप देख सकते हैं त्रिपुरा काफ़ी दूर है इससे और मिज़ोरम भी, तो इन दोनों से इसका बॉर्डर नहीं लगेगा। तो हमारा जो आंसर में रहेगा अरुणाचल प्रदेश, असम और मणिपुर। ठीक है,
अब आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है और इसको प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नोट कर लेना। पुरंदर दास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, पुरंदर दास 6वीं शताब्दी ईस्वी सन के एक वैष्णव कवि थे। दूसरा, इन्हें कर्नाटक संगीत का पितामह माना जाता है, जिन्होंने द्रविडियन एवं आर्यन संगीत की समृद्ध विधाओं अर्थात जो स्ट्रीम्स है उनको मिश्रित किया। तीसरा स्टेटमेंट है, इनके द्वारा रचित जो अधिकांश जो संगीत रचनाएं हैं वो किस में है? संस्कृत में है। अब आपको बताना है कि पुरंदर दास के बारे में इन तीनों कथनों में से कौन सा कथन सही होगा और ए, बी, सी या डी में से सही उत्तर क्या है। 5 सेकंड का टाइम है आपके पास। प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा ये पूरा क्वेश्चन। बताइए क्या सही उत्तर है। और इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, मतलब केवल सेकंड स्टेटमेंट सही है, पहला स्टेटमेंट भी गलत और तीसरा भी गलत। तो अब देखते हैं पहला कि पुरंदरदास 6वीं शताब्दी ईस्वी सन के एक वैष्णव कवि थे। ये वैष्णव कवि तो थे, ये बात तो सही है, ठीक है, लेकिन ये 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व के नहीं थे। ये 1484 से लेके 1565 ईस्वी सन के बीच का इनका टाइम बताया जाता है। और जो कर्नाटक संगीत का पितामह माना जाता है, बिल्कुल माना जाता है। और जिन्होंने द्रविडियन और आर्यन संगीत की जो स्ट्रीम्स हैं उनको इन्होंने क्या किया? मिक्स किया, बिल्कुल किया। और जो इनकी ज़्यादातर रचनाएं संस्कृत में है, नहीं, इनकी जो ज़्यादातर रचनाएं हैं वो कन्नड़ भाषा में है, इसलिए तीसरा स्टेटमेंट भी रॉन्ग हुआ। अब पहले तो ये देखते हैं इस प्रश्न को क्यों बनाया गया। ये देखिए, कर्नाटक गवर्नमेंट टेक्स एफर्ट टू सॉल्व मिस्ट्री ओवर बर्थ प्लेस ऑफ पुरंदर दास, मतलब कर्नाटक सरकार कुछ एफर्ट्स कर रही है कि ये मिस्ट्री को सॉल्व किया जा सके कि पुरंदर दास का जन्म कहाँ हुआ है। देखो बेसिकली 2 स्टेट्स के बीच में इस बात को लेके क्लेम चल रहा है उनके बर्थ प्लेस को लेके कि एक तो महाराष्ट्र है और दूसरा है कर्नाटक। तो महाराष्ट्र अभी तक ये माना जाता है कि दो इट वाज वाइडली बिलीव्ड, अभी तक यह माना जाता था कि ये जो मिस्टिक पोएट पुरंदर दास है उनका पुरंदरगढ़ जो महाराष्ट्र में वहाँ जन्म हुआ है, लेकिन कर्नाटक का जो क्लेम है कि उनका मलनाड में हुआ है। तो जिसके चलते ये आपस में इनका बर्थ प्लेस क्या है, जिसके चलते पुरंदर दास आए चर्चा में। अब थोड़ा पुरंदर दास के बारे में और थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं। चलते नेक्स्ट स्लाइड पे। ये देख सकते हैं आप पुरंदर दास जी, ये इमेज मिली है इनकी ऑनलाइन। अब ये देखिए, पुरंदर दास 1484 से 1565 के बीच के एक रिनाउंड कंपोज़र है कर्नाटक संगीत के। ठीक है, अगर कर्नाटक संगीत आ जाए और पुरंदर दास आ जाए प्रीलिम्स में तो सीधा आपको टिक मारना है। और इनको हरिदासा भी बोला जाता है। हरिदास का मतलब जो भगवान हरि के दास है और जो विष्णु अर्थात विष्णु जी के क्या है, ये डिवोटी है। ठीक है, तो ग्रेट डिवोटी ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड कृष्णा, ए वैष्णव पोएट है, ए सेंट है और ये एक सोशल रिफॉर्मर है। ठीक है, इसके साथ साथ ही वाज अ डिसाइपल ऑफ द्वैत फिलोसफर सेंट व्यास तीर्थ, मतलब किसके शिष्य थे? ये जो द्वैत दार्शनिक जो संत है व्यास तीर्थ, उनके ये क्या थे? शिष्य। तो पुरंदर दास इज़ नोटेड फॉर कंपोजिंग दास साहित्य के लिए इनको ये फेमस है। और ये एक भक्ति मूवमेंट के ये वोकलिस्ट रही है, भक्ति आंदोलन। तो भक्ति आंदोलन से इनका संबंध है। ठीक है, और ये म्यूजिक स्कॉलर है, संगीत के विद्वान रहे हैं। अब ये यहाँ पे देखिए, इन ऑनर ऑफ हिज, उनका जो कर्नाटक म्यूज़िक में जो उनका कंट्रीब्यूशन रहा है उसके चलते उनको पितामह बोला जाता है कर्नाटक म्यूज़िक का। ठीक है, पितामह का मतलब ग्रैंडफादर। उसके बाद पुरंदर दास, इन्होंने देखो यहाँ पे जो मैंने स्टेटमेंट पूछा है, जो हमारा दूसरा स्टेटमेंट था कि इन्होंने द्रविडियन और आर्यन संगीत की जो स्ट्रीम्स है उनको मिक्स किया। तो देखो, blended the rich musical streams namely the Dravidian and Aryan music into a single stream known as कर्नाटक। तो अगर एग्ज़ाम में आ जाए कि कर्नाटक जो संगीत है तो क्या है, इसमें द्रविडियन भी है और आर्यन भी है, मतलब उत्तर और दक्षिण
दोनों उत्तर भारत और दक्षिण भारत दोनों का इसमें एक क्या पाया जाता है, मिश्रण पाया जाता है। देखो इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। सपोज करो यहाँ मैंने लिख दिया कि द्रविडियन और आर्यन संगीत का मिश्रण किया, लेकिन उसमें अगर एग्जाम में उन्होंने ये पूछा, वो द्रविडियन की बात ही नहीं बोलेंगे, आर्यन की बात नहीं बोलेंगे, एक उन्होंने लॉजिकली बोल दिया कि उन्होंने उत्तर भारत और दक्षिण भारत की जो संगीत की जो विधाएँ हैं उनका मिश्रण करके जो कर्नाटक म्यूज़िक को उन्होंने क्या किया, कंपोज किया, तो उसको भी लॉजिकली हमें ड्राइव करना है। देखो सारे क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं आएंगे स्टूडेंट, बस जो डिस्कशन कर रहा हूँ मैं इसको आप इसके डायमेंशंस को समझने की कोशिश करना, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए यहाँ पे लिखा है तो पुरंदर दास के जो कर्नाटक म्यूजिक की जो कंपोजिशंस है वो ज़्यादातर किस में है, कन्नड़ में है, और 2 समारीन संस्कृत, मतलब संस्कृत में कम है और कन्नड़ में ज़्यादा, ठीक है। जबकि मैंने स्टेटमेंट में क्या पूछा था कि अधिकतर जो संगीत रचनाएं किस में है, संस्कृत में है, नहीं, अधिकतर है किस में, कन्नड़ में, और कुछ संस्कृत में भी है। चले आगे। अब ये देखिए, हाल ही में किस राज्य द्वारा प्रवासी मजदूरों का कौशल मानचित्र स्किल मैप जारी किया गया? ऑप्शंस है मध्य प्रदेश, बिहार, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश। अब आप बताइए कि ए, बी, सी या डी में से सही उत्तर क्या होगा? और इस प्रश्न का सही उत्तर है, दीजिए जवाब, ऑप्शन डी, ठीक है, मतलब उत्तर प्रदेश इसका उत्तर हुआ। अब देखते हैं इस प्रश्न को क्यों बनाया गया। ये देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश रिलीजेज स्किल मैप ऑफ माइग्रेंट्स, मतलब जो माइग्रेंट जो वर्कर्स है या जो लोग प्रवास करके आ रहे हैं उनका स्किल मैप को जारी किया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, बहुत ही अच्छा स्टेप है। देखो पहले पढ़ लेते हैं फिर समझाऊंगा इसको। यहाँ पे देखो क्या लिख रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने मंडे के दिन प्रथम स्किल मैप जारी किया है माइग्रेंट वर्कर्स का, जो कि अन्य राज्यों से लॉकडाउन के दौरान वापस स्टेट में आए हैं, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल में के रूप में यहाँ चलो मैं आपके सामने जल्दी से एक मैप बना देता हूँ इंडिया का, ठीक है। ये मैप हुआ हमारा। अब सपोज करो यहाँ महाराष्ट्र से, गुजरात से बहुत सारे जो वर्कर्स माइग्रेट करके कहाँ जा रहे हैं, वो यूपी में जा रहे हैं, ठीक है। दक्षिण भारत से वो ये यूपी में आ गए, ये वर्कर्स माइग्रेट करके। तब इनका जो स्किल्ड है, सपोज करो अलग अलग स्टेट्स में हो सकता है अलग अलग काम में इनका अलग अलग स्किल्ड हो, कोई कंस्ट्रक्शन लेबर का है, कोई किसी और चीज़ में है, मतलब सबकी अपनी अपनी यूनिक स्किल है। तब ऐसे में जो भी माइग्रेंट्स आ रहे हैं तो यूपी गवर्नमेंट क्या करेगी, उनके स्किल को नोट करके उसकी मैपिंग कर लेगी कि हाँ भैया हमारे यहाँ ये 30 लाख या 20 लाख हमारे यहाँ प्रवासी मजदूर वापस आए हैं और इनके अंदर ये स्किल्स थी। तब अब उनकी स्किल को तैयार करके मैपिंग करके सरकार इस बात को सेग्रीगेट कर पाएगी कि इन जो माइग्रेंट्स को चैनलाइज कैसे करना है, इनको एम्प्लॉयमेंट कैसे देना है, ये आगे अपनी आजीविका को कैसे चलाएंगे। तो ऑलरेडी हमारे पास मैपिंग होगी तो हमें पता चल जाएगा यार कि ये क्या है, कुछ काश्तकार थे, कुछ कंस्ट्रक्शन में थे, कुछ मतलब ए बी सी डी अलग अलग जो इकोनॉमी के सेक्टर में ये सब काम कर रहे थे। तो उसी के हिसाब से हम क्या कर लेंगे, मैपिंग कर देंगे, और उसी के हिसाब से जब भी जैसे जैसे हमारा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा तो इस पूल को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तब देखो यहाँ क्या लिखा है, द गवर्नमेंट हैज़ सेड इट विल प्रोवाइड देम एम्प्लॉयमेंट इन स्टेट एज पर देयर स्किल एंड एक्सपीरियंस एंड विल कंस्टिट्यूट ए माइग्रेंट कमीशन फॉर द पर्पस। तो सरकार इसके लिए एक क्या प्रवासी आयोग का भी गठन करेगी, और इस प्रकार इस मैपिंग से जो भी जानकारी आएगी उनकी स्किल्स को और उनके एक्सपीरियंस को हम क्या कर लेंगे, उसको मैप कर लेंगे, और तो उनको जनरेशन जो रोज़गार प्रदान करने में सुविधा होगी। कुल मिला के मामला ये है। तो एक सराहनीय कदम है, बिल्कुल होना भी चाहिए। ऑलरेडी अगर आपको याद हो विटले कमीशन पे जो मैंने क्वेश्चन पूछा था, रॉयल कमीशन ऑन लेबर था जो विटले कमीशन था, उसमें उसने क्या बोला था, हमारे पास श्रमिकों के डाटा होने चाहिए, हमें ये पता होना चाहिए देश के अंदर कितने श्रमिक है, वो कौन कौन से सेक्टर्स में लगे हुए हैं। अभी का अभी देखो हमारे पास डेटा ही नहीं था, हमें यही नहीं पता कि कौन से मज़दूर कहाँ कहाँ कैसे कैसे फंसे हैं, कैसे उनको निकालना है, वो पूरी प्लानिंग कोई भी नहीं थी हमारे पास, क्योंकि डेटा का हमारे पास अभाव था। जिसी के चलते अभी जो प्रवासी मज़दूरों को लॉकडाउन के दौरान जो समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, कहीं ना कहीं देखो प्लानिंग तो अपना एक इश्यू है ही है, लेकिन हमारे पास डेटा का भी अभाव था। तो इस तरह से मुझे लगता है हर एक स्टेट्स को अपनी एक मैपिंग करनी चाहिए माइग्रेंट्स की और लेबर्स की। चलते हैं अब आगे। ये देखिए यहाँ पे मैंने एक आपके लिए डाटा लगाया है, हालांकि ये 2 साल पुराना डाटा है, लेकिन एक थोड़ा मोटा मोटा आइडिया मिल जाएगा हमें। इकोनॉमिक सर्वे 2016-17 का
डेटा है ये माइग्रेंट्स को लेके कि जो जॉब के लिए जो देश के अंदर इंटरनल माइग्रेशन हो रहा है। देखो माइग्रेशन दो तरह का होगा, एक तो भारत के अंदर, एक भारत के बाहर। तो जो भारत के अंदर हो रहा है वो इंटरनल है, ठीक है। इंटरनल में भी दो तरह का, एक राज्य से दूसरे, सपोज करो कोई महाराष्ट्र से कहाँ जा रहा है, मतलब यूपी से जा रहा है महाराष्ट्र में, ठीक है। ये तो क्या हो गया, इंटर स्टेट, एक राज्य से दूसरे राज्य में। दूसरा सपोज करो महाराष्ट्र के अंदर ही ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, मतलब 4 भाग होंगे ना, तो उसी में भी तो जो वर्कर्स है, वो जो कामगार है वो क्या कर रहे हैं, प्रवास कर रहे हैं। तो दो तरह का हो गया बेसिकली। जो प्रवास किस तरह का हो गया, एक्सटर्नल, ये सब लैंग्वेज काम आएगी आपको मेंस के टाइम में, इंटरनल, ठीक है। एक्सटर्नल तो हो गया चलो देश से बाहर। इंटरनल में भी फिर दो क्या हो गया, अंतर्राज्य और दूसरा अंतराराज्य। जहाँ तक अंतराराज्य मतलब इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट, ठीक है। अब यहाँ पे एक थोड़ा सा डेटा है, इसको देख लेते हैं। यहाँ पे देखो क्या लिखा है, माइग्रेंट्स मोस्टली मूव टू दिल्ली, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात फ्रॉम यूपी, बिहार, एमपी, ठीक है। तो यूपी से, बिहार से और एमपी से ज़्यादातर जो माइग्रेंट्स कहाँ जाते हैं, दिल्ली में जाते हैं, महाराष्ट्र में जाते हैं, तमिलनाडु में जाते हैं और गुजरात में जाते हैं, ठीक है। कोलकाता अट्रैक्ट्स माइग्रेंट्स फ्रॉम झारखंड, यूपी एंड उड़ीसा। तो कोलकाता भी क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। यहाँ पे देखो दिखाया है कि आउटफ्लो और इनफ्लो, मतलब कहाँ से जाता है कामगार और किस राज्य में आता है। तो आप देख सकते हैं जो ये ब्लैक और ग्रे कलर का दिखाया हुआ है, यहाँ से जो मजदूर है क्या कर रहा है, वो माइग्रेट कर रहा है। और जो आपके ये थोड़ा सी ग्रीन टाइप के जो कलर दिखाए, ये महाराष्ट्र, इधर गुजरात और इधर ये कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और ये तेलंगाना और इधर तमिलनाडु, ये क्या है, जिन राज्यों में वो प्रवासी लोग आ रहे हैं, ठीक है। तो वो दिखाया हुआ है। उसके बाद देखो यहाँ सेंसस 2001 क्या बोलता है कि जो 33 मिलियन या जिसको हम बोलेंगे 8.1% जो टोटल जो श्रम बल है, ठीक है, उन्होंने किस कारण से जो माइग्रेशन किया, इकोनॉमिक रीज़न से। देखो माइग्रेशन के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, एजुकेशन के से भी तो आदमी क्या करता है, माइग्रेट करता है एजुकेशन पर्पज़ से, ठीक है। विवाह भी क्या है, माइग्रेशन का एक कारण है। उसके बाद आर्थिक जो कारण है उसके चलते भी आदमी क्या करता है, माइग्रेट करता है। ऐसे बहुत सारे कारण हैं। तो इसमें बताया कि 2001 के सेंसस के अनुसार तो कितना था, 8.3% जो श्रम बल था, किस कारण से वो माइग्रेशन कर रहा था, वो कर रहा था आर्थिक कारणों से। फिर देखो जो हालिया के जो शोध हुए हैं उनसे पता चल रहा है माइग्रेंट्स इन वर्क फोर्स बिटवीन 17 to 29%, मतलब श्रम बल के जो भीतर है ना वो प्रवासी है, उनकी संख्या कितना है, 17 से 29% के बीच है। फिर 2011 का सेंसस देख लो, इसने क्या बोला कि जो टोटल वर्क फोर्स है, ठीक है, द टोटल वर्क फोर्स इज़ 482 मिलियन वाज टू क्रॉस 500 मिलियन बाय 2016, मतलब 2016 तक जो वर्क फोर्स है वो कितना हो जाएगा, 500 मिलियन। फिर यहाँ पे देखो क्या लिख रहा है, अज्यूमिंग माइग्रेंट्स वर 20% ऑफ टोटल वर्क फोर्स, मतलब इनका मानना है कि जो जितने भी वर्क फोर्स का 20% क्या होगा, वो क्या होंगे, माइग्रेंट्स होंगे, ठीक है। माइग्रेंट वर्क फोर्स एस्टिमेटेड टू बी 100 मिलियन। अब ये देखो जो प्रवासी जो श्रम बल है वो इसका कितना अनुमान लगाया जा रहा है कि वो 100 मिलियन होगा, ठीक है ना, ये बात आप याद रखना। तो मतलब 10 मिलियन में कितना होता है, 1 करोड़ होता है, तो 100 मिलियन में कितना होता है, ये आप गणित लगाना, आपका सीसेट भी तैयार हो जाएगा इसमें। तो ये एक मोटा मोटा सा हमारे पास आंकड़ा था इस टाइप की। आपके देखो इस बार यूपीएससी मेंस में, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, यूपीएससी मेंस में माइग्रेंट्स का इश्यू ना बहुत ही हॉट टॉपिक रहने वाला है। डेफिनेटली इससे क्वेश्चन आएगा। वो पेपर कहीं भी आ सकता है, पेपर 1 में भी आ सकता है, 2 में भी आ सकता है, पॉलिसी को लेके, सोशल जस्टिस को लेके, 3rd में भी आ सकता है, वो इकोनॉमी को लेके, और इवन आपको कोई केस स्टडी बना के भी यूपीएससी एथिक्स के पेपर में भी आपसे पूछ सकता है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब ये देखिए अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, आईएलओ की स्थापना वर्ष 1919 में वर्साई की संधि, ट्रीटी ऑफ वर्साई के एक भाग के रूप में की गई, ध्यान से पढ़ना इसको। दूसरा, आईएलओ संयुक्त राष्ट्र की एकमात्र, ये विपक्षीय लिखा है, इसको लिखेंगे हम त्रिपक्षीय, एकमात्र त्रिपक्षीय एजेंसी है जो 187 सदस्य राज्य का मतलब सदस्य देश की सरकारों, नियोक्ताओं
एवं श्रमिक प्रतिनिधियों को एक साथ लाती है। और इसको पीटी के लिए कर लेना आप इम्पोर्टेंट। अब आप मुझे बताओ कि आईएलओ के बारे में इन दोनों कथनों में से कौन सा कथन सही है और ए, बी, सी या डी में से सही उत्तर क्या होगा। 5 सेकंड का टाइम है आपके पास और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन, जी हाँ दीजिए जवाब, ऑप्शन बी। ये देखिए, मतलब सेकंड स्टेटमेंट मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट तो सही है ही है और इसके साथ साथ ये फर्स्ट स्टेटमेंट भी सही है, इसलिए इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी। ठीक है ना, बी नहीं होगा, सी होगा। अब देखते हैं पहला स्टेटमेंट कि आईएलओ की स्थापना वर्ष 1919 में वर्साई की संधि के एक भाग के रूप में की गई। बिल्कुल सही है, ये वर्साई की संधि के एक भाग के रूप में ही इसकी स्थापना की गई और संयुक्त राष्ट्र की एकमात्र त्रिपक्षीय एजेंसी है जो 187 सदस्य राज्यों की सरकारों को और जो नियोक्ता है और जो श्रमिकों के प्रतिनिधि है उनको एक साथ लेके आती है, इसलिए ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। ठीक है, ये वर्साई की संधि वाला पॉइंट याद रखना आप लोग। यहाँ पे देखो, अब देखो क्यों पूछा गया है प्रश्न। आईएलओ अर्जिस पीएम नॉट टू डाइल्यूट लेबर लॉज। आईएलओ ने जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बोला है कि वो लेबर लॉज को डाइल्यूट ना किया जाए। अगर आपको याद हो, कुछ दिन पहले मैंने जो लेबर लॉज को डाइल्यूट करने की बात की जा रही थी, मैंने बोला था ये एफआर का उल्लंघन है, डीपीएसपी में भी जो प्रावधान किए हैं उनके भी अगेंस्ट जा रहा है। ये बहुत लंबी लड़ाई लड़ी थी इनके अधिकारों के लिए। अगर आप सिर्फ इन्वेस्टमेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी को ध्यान में रखते हुए उनके जो राइट्स है उनको अगर आप उनका अनदेखा कर रहे हो, तब एक बहुत ही चिंतनीय स्थिति है। ये पूरा का पूरा यही बताया गया है कि राज्यों ने किस तरह से उन पर अटैक किया है, उस तरह की चीज़ों को रोका जाना चाहिए, उस टाइप की इन्होंने गुहार लगाई है आईएलओ ने। ठीक है, हॉट मुद्दा रहेगा और ये भी मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है आपका। ठीक है, देखो इस बार लेबर इश्यू और माइग्रेंट्स बहुत ही, मतलब ये इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेंगे इस बार यूपीएससी मेंस के लिए और इवन इंटरव्यू के भी लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है ना, तो जल्दी से जल्दी सारे लोग पीटी पास करो, फिर मेंस में देखो कितना अच्छा डिस्कशन करते हैं इन सारे इश्यूज़ पे हम। अब ये देखिए अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, क्वाड्री साइकिल एक ऐसा वाहन होता है जो दुपहिया वाहन के आकार का होता है लेकिन 4 पहियों से चलता है। दूसरा, मोटर वाहन अधिनियम 1988 के तहत क्वाड्री साइकिल को परिवहन के रूप में शामिल किया गया है, मतलब इसको ट्रांसपोर्टेशन के एक मोड के और व्हीकल के रूप में इसको शामिल किया गया। अब आपको बताना है कि ए, बी, सी या डी में से सही उत्तर क्या होगा। सोच समझ के जवाब देना, क्या होगा इसका सही उत्तर। जी हाँ, बिल्कुल सही जा रहे हैं आप, इसका सही उत्तर होगा देखो डी। अब देखो कितनों ने सही जवाब दिया है। पहला, क्वाड्री साइकिल एक ऐसा वाहन होता है जो दुपहिया वाहन के आकार का होता है। नहीं, ये दुपहिया वाहन के नहीं, लगता तो कैसा है, ये तिपहिया मतलब 3 पहियों वाला 3 व्हील जैसा, एक 3 व्हीलर जैसा होता है, उसके आकार का होता है लेकिन 4 पहियों से चलता है। और मोटर वाहन अधिनियम जो 1988 है हमारा, उसके तहत क्वाड्री साइकिल को परिवहन के गैर परिवहन के साधन के रूप में, मतलब आप इनको ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल के रूप में इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, ऐसा उसमें बोला गया है। नॉन ट्रांसपोर्ट बोला गया है, नॉन ट्रांसपोर्ट, तो इसलिए हमारे दोनों ही स्टेटमेंट गलत हो गए। अब देखते हैं क्वाड्री साइकिल पे मैंने क्वेश्चन क्यों पूछा। ये देखिए, सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय की 24 मई की खबर है। BS6 के लिए L7 क्वाड्री साइकिल श्रेणी के उत्सर्जन मानदंड अधिसूचित किए गए हैं सरकार द्वारा। ठीक है, अब ये L7 क्वाड्री साइकिल, ये सारी चीज़ें है क्या, पहली बार सुनी है आपने। चलो दिखाते हैं आगे, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ये देखो, डेफिनेशन ऑफ व्हीकल कैटेगरी, जो वाहनों की कैटेगरी। टोल प्लाजा पे आपने देखे होंगे ना, बड़े बड़ी अजीब बड़े बड़े से बोर्ड लगे रहते हैं, उसमें सारी कैटेगरी लिखी रहती है उसमें कभी, लेकिन हम ध्यान ही नहीं देते क्योंकि ज़रूरत ही नहीं पड़ी। अब यूपीएससी सारी चीज़ें याद कराएगा आपको। अब देखो कैटेगरी L7 जिसकी हमने बात की है, क्वाड्री साइकिल। देखो ये क्या होते हैं, ऐसे वाहन होते हैं जो 4 व्हील के होते हैं और विद मास मोर देन 400, ठीक है, आर प्लेस्ड अंडर L7 कैटेगरी। चौपहिया वाहन है जिनका जो मास है 400 किलोग्राम से ज़्यादा होता है, उनको L7 कैटेगरी में रखा जाता है। फिर एक और कैटेगरी है LM,
ये मैं क्यों पूछ रहा हूँ, क्योंकि पिछले वाली स्लाइड में देखो, चलो वापस से मेरे साथ, ये देखो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा L श्रेणी, M श्रेणी, N श्रेणी। तो ये सारी श्रेणी L, M, N, O ये क्या है देखते हैं, इन्हीं सारी को तो देखेंगे हम नेक्स्ट स्लाइड पे। ये देखो, तो हमने L तो देख ली, 4 व्हीलर्स है जिनका मास क्या होगा 400 किलोग्राम से ज़्यादा होगा। फिर है कैटेगरी M, इसके अंदर ऐसे मोटर व्हीकल्स आते हैं विद एटलीस्ट 4 व्हील्स डिज़ाइन, जो 4 पहिए के होते हैं, कम से कम 4 पहिए के होंगे, एंड कंस्ट्रक्टेड फॉर द कैरियर्स ऑफ पैसेंजर्स, मतलब यात्रियों को लेके जाने का काम करते हैं। तो कैटेगरी M हो गई। अब एक कैटेगरी N है, तो ऐसे मोटर व्हीकल्स जिनके कम से कम 4 पहिए होंगे, ठीक है ना, सड़क पे चलते होंगे ना, देखते होंगे ना बड़े बड़े व्हीकल्स के, कुछ के 4 पहिए, कुछ के कितने होते हैं, 6 होते हैं, 16 होते हैं, 12 होते हैं, बहुत सारे पहिए होते हैं। तो जो N के अंदर आते हैं जिनका एटलीस्ट 4 व्हीकल्स होंगे एंड डिज़ाइंड एंड कंस्ट्रक्टेड फॉर द कैरियर्स ऑफ गुड्स, मतलब इनको सामान की और माल की आवाजाही के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद होता है कैटेगरी O, इसके अंदर ट्रेलर्स होते हैं, बड़े बड़े जो माल ढोने वाले जो होते हैं, और इसी के अंदर सेमी ट्रेलर्स भी शामिल होते हैं। उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये कैटेगरी पहली बार देखने को, सुनने को और समझने को मिली होगी। पसंद आए तो साथ के साथ लाइक करना। अब देखो ये क्वाड्रीसाइकिल है क्या। क्वाड्रीसाइकिल आर नॉट अलाउड फॉर ट्रांसपोर्टिंग कार्गो इन इंडिया। भारत में कार्गो के ट्रांसपोर्टेशन में क्वाड्रीसाइकिल का इस्तेमाल नहीं किया जाता। दे हैव टू अंडरगो, इनको विगरस क्रैश टेस्ट, बहुत सारे जो क्रैश टेस्ट होते हैं उससे गुजर के मतलब गुजरना होता है ना। किसी भी वाहन को अगर आप मार्केट में लॉन्च करोगे ना, व्हीकल को, तो उसको पहले एक क्रैश टेस्ट का पास करना होता है कि अगर कभी कोई दुर्घटना हो जाए तो ये कितना सेफ्टी मेजर्स कितने स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। एंड मीट द सेफ्टी नॉर्म्स ऑफ भारत न्यू व्हीकल सेफ्टी असेसमेंट प्रोग्राम, और इनका भी इनको क्या करना होता है, अनुपालन करना होता है। चलते हैं अब आगे। ये देखिए, समाचारों में चर्चा में रहे बलबीर सिंह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, बलबीर सिंह प्रथम खेल व्यक्तित्व थे, ठीक है। इनको बलबीर सिंह सीनियर लिख देता हूं मैं यहाँ पे, इनके बारे में बात हो रही है। बलबीर सिंह सीनियर यहाँ लिख देता हूँ। प्रथम खेल व्यक्तित्व थे जिन्हें पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया, ध्यान से पढ़ना। दूसरा, इन्होंने हॉकी में 4 बार ओलंपिक गोल्ड मेडल जीता। अब आपको बताना है कि बलबीर सिंह सीनियर के बारे में A, B, C या D में से सही उत्तर क्या होगा, बताइए आप, क्या होगा सही उत्तर। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन A। बिल्कुल, ये भारत के ऐसे प्रथम खेल जो स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी थे जिनको पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया, वो कब मिला, 1957, ठीक है। एक इन्फॉर्मेशन तो ये आ गई आपके पास, ओके। उसके साथ साथ ये जो सेकंड स्टेटमेंट है इसमें लिखा है 4 बार उनको ओलंपिक गोल्ड मेडल मिला, 4 बार नहीं मिला, ये उनको 3 बार मिला। और वो कब कब मिला मैं आपको बता देता हूँ, 1948 लंदन में जो ओलंपिक हुए थे, ठीक है। और कौन से खेल से संबंध है इनका, पता है क्या आपको, हॉकी, याद रखना, हॉकी प्लेयर रहे हैं ये। उसके बाद इनको 1952 में जो ओलंपिक हुआ वो कहाँ पे हुआ था, ये हुआ था हेलसिंकी, वहाँ पे भी इनको गोल्ड मेडल मिला हॉकी में। और उसके बाद जो तीसरा ओलंपिक 1956, ठीक है, वो मेलबर्न, यहाँ भी इनको गोल्ड मेडल मिला। तो 3 बार ओलंपिक में गोल्ड मेडल मिला इनको, ना कि 4 बार, ये बात ध्यान रखेंगे। अब देखते हैं इस प्रश्न को क्यों बनाया गया। ये देखिए, आज के द हिंदू की खबर है, हॉकी लीजेंड बलबीर सिंह सीनियर ये पास अवे हो गए है, ठीक है, RIP हो गए इनको, तो इनके बारे में जानना ज़रूरी था, ठीक है ना। आगे चलते हैं, यहाँ पे ऊपर ही देख सकते हो, 3 टाइम ओलंपिक गोल्ड विनर एंड मैनेजर ऑफ ओनली वर्ल्ड कप विनिंग साइड सकम्स टू प्रोलॉन्ग्ड इलनेस, ठीक है। तो ये हमारे इनके बारे में जानकारी हो गई। अब आगे चलते हैं। अब ये देखिए, सिकेडस जो हाल ही में समाचारों में अत्यधिक चर्चा में है। पहला, पौधे की एक प्रजाति जो उत्तरी अमेरिका में खोजी गई। दूसरा, दक्षिण भारत की झीलों में पाई जाने वाली मछली की एक प्रजाति है। तीसरा, दक्षिणी पूर्वी एशिया में पाए जाने वाली कीट की एक प्रजाति है। और चौथा, उपरोक्त में से कोई नहीं। अब आप बताइए कि A, B, C या D में से सिकेडस के बारे में सही उत्तर क्या होगा, बताइए क्या होगा सही उत्तर। 3 सेकंड का टाइम है आप लोगों के पास। चलो ठीक है, ऑप्शन कौन सा हुआ, यस ऑप्शन D सही उत्तर है, उपरोक्त में से कोई नहीं। देखते हैं फिर ये सिकेडस है क्या।
ये देख सकते हैं इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज़ है 25 मई की। क्या लिखा है? द सिकेडस आर कमिंग आउट आफ्टर 17 ईयर्स, 17 सालों के बाद आ रहे हैं। वाई दे टेक सो लॉन्ग टू गेट विंग्स, इनको पंख को इनके उगने में इतना ज़्यादा टाइम क्यों लगता है, क्या कारण है, ये सिकेडस है क्या? चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर दिखाता हूँ इस पूरी खबर को। ये देखिए दिखने में कैसा लगता है, ये सिकेडस है। देखो मिलियंस ऑफ नॉइजी, ये बहुत आवाज़ करने वाले सिकेडस है। टू इमर्ज दिस ईयर आफ्टर 17 ईयर्स अंडरग्राउंड, मतलब 17 साल तक ज़मीन के अंदर रहने के बाद ये इस साल निकलने की ये बाहर निकलेंगे। है क्या ये, क्या है? ब्रूड ऑफ पीरियोडिक सिकेडस नॉट सीन सिंस 2013, मतलब 2003 के बाद से इनको नहीं देखा गया, लेकिन इस साल यूनाइटेड स्टेट्स के कुछ भागों में इनको देखा जाएगा। और फार्मर्स को क्या बोला गया? टोल्ड टू प्लान अकॉर्डिंगली एज द इंसेक्ट्स पोज ए थ्रेट टू फ्रूट एंड ऑर्नामेंटल क्रॉप्स, मतलब किसानों को बोला गया है कि वो पूरा नियोजित तरीके से काम करें, क्योंकि इस बार ये सिकेडस 17 सालों के बाद ज़मीन से बाहर निकलेंगे, ठीक है। और ये फ्रूट्स को और जो ऑर्नामेंटल जो क्रॉप्स हैं उनसे उनको नुकसान हो सकता है इनसे। अब देखो ये होते क्या है? आर इंसेक्ट्स, ये कीट होते हैं दैट स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर लाइव्स अंडरग्राउंड, ज़्यादातर समय जो क्या है भूमि के अंदर ही ये व्यतीत करते हैं। और कब बाहर निकलते हैं? इमर्ज फ्रॉम द सॉइल, मृदा से बाहर कब निकलेंगे? केवल मेटिंग के लिए बाहर निकलते हैं, जब इनको मेटिंग करनी होती है, तो इस साल ये बाहर निकलेंगे। वंस आउट ऑफ द ग्राउंड, एक बार ज़मीन से अगर बाहर निकल गए तो कितने टाइम तक जीवित रहेंगे? तो इनका जो लाइफ स्पान होता है बहुत छोटा सा होता है, जो कितना 2 से 4 हफ्तों के बीच ही जीवित रहेंगे, लेकिन उस दौरान ये काफ़ी नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए अमेरिका के कुछ राज्यों के लिए, जिसमें वर्जीनिया भी एक राज्य है, ऑलरेडी वहाँ के किसानों को बोला है कि आप तैयार रहिए, ठीक है। तो और ये याद रखना। आगे चलते हैं। देखो ये 26 मई का अभ्यास प्रश्न। कोस्ट इंडिया प्लेटफॉर्म के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, यह एक GIS आधारित डैशबोर्ड है जो वास्तविक समय में प्रवासियों के मूवमेंट को दर्शाता है। दूसरा, यह प्लेटफॉर्म भारतीय वेधशाला, इंडियन ऑब्जर्वेटरी एवं वन पारिस्थितिकी सुरक्षा, फॉरेस्ट इकोलॉजिकल सिक्योरिटी अर्थात गुजरात के बीच का एक समन्वय है। अब आपको बताना है कि कोस्ट इंडिया प्लेटफॉर्म के बारे में इन दोनों कथनों में से कौन सा कथन सही है, और A, B, C या D में से सही उत्तर क्या होगा, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओगे। आगे बढ़ने से पहले देखो, कल मैंने नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट पे आपको बोला था कि अगर आप मुझे 100 कमेंट करोगे तो मैं ज़रूर वीडियो बनाऊंगा, लेकिन आपने अभी तक जो मैंने लास्ट कमेंट देखा था वो 183 कमेंट था। बहुत अच्छा लगा, इतने सारे लोग कमेंट कर रहे हैं, यानी कि वो मुझको सुनना चाह रहे हैं। डेफिनेटली आने वाले वीक में, मतलब नेक्स्ट वीक में, मैं आपके सामने नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट पे बहुत अच्छी और बहुत ही अच्छी यूज़फुल वीडियो लेके आऊँगा। आप उसको देखोगे ज़रूर, आपको उससे बेनिफिट मिलेगा। प्रीलिम्स में, मेंस में, इंटरव्यू में पूरी आपको रूपरेखा साफ़ हो जाएगी उसमें कि क्यों आया, कैसे आया, किन को टारगेट कर रहे हैं, ठीक है, क्या प्रॉब्लम है, ओके। ये सारी चीज़ें उसमें देखेंगे। इसके फीचर्स वगैरह, सेलिएंट फीचर जो भी होंगे सब देखेंगे उसमें। आप बिल्कुल बस इस तरह से देखते रहो। और इतना जब यार आप लोग रोज़ाना इतने सारे लोग देख रहे हो तो कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा किया करो, अच्छा लगता है, मोटिवेशन मिलता है उससे हमें भी, ठीक है ना। आगे चलते हैं। अब ये देखिए, कल 24-25 मई में मैंने आपसे प्रश्न पूछा था, हाल ही में समाचारों में चर्चा में रही कथकारी जनजाति का संबंध निम्नलिखित किस राज्य से है, और सभी बच्चों ने सही जवाब दिया, इसका संबंध महाराष्ट्र राज्य से है। अब ये देखते हैं इस प्रश्न को क्यों पूछा गया। ये देख सकते हैं, महाराष्ट्र कथकारी ट्राइब यूथ्स ब्रिंग बेनिफिट्स ऑफ गिलोय टू डोर स्टेप इन शाहपुर। तो ये गिलोय ऑलरेडी, जिसको मैंने आपको बोला था, अगर याद हो, गुडूची, शायद गुडूची अगर आपको नाम याद हो, गिलोय का एक दूसरा नाम गुडूची भी है। अब आप बताना गुडूची किस लिए चर्चा में था। ऑलरेडी गुडूची के ऊपर मैं क्वेश्चन बना चुका हूँ, आप मेंटली अलर्ट रहिए। ये 25 मई की खबर थी, ठीक है ना। सबने सही जवाब दिया, कटकारी ट्राइब। पूरा PIB पे अगर आप देखोगे ना, PIB अगर आप 25 मई या 24 मई की PIB को जाके देखोगे, पूरी केस स्टडी दे रखी है कथकारी ट्राइब की, किस तरह से वो काम कर रहे हैं, लॉकडाउन में भी किस तरह से अपनी आजीविका को चला रहे हैं, किस तरह से हेल्थ में। और ये जो गिलोय, क्योंकि ऑलरेडी कोविड-19 से लड़ाई लड़ने में माना जा रहा है कि जो गिलोय है वो काफ़ी महत्वपूर्ण रोल प्ले कर रहा है, उसी पे R&D भी चल रहा है। देखते हैं क्या रिजल्ट निकल के आएगा। लेकिन आप मुझे गुडूची बताना, गुडूची किस लिए मैंने आपको बताया था, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना, ओके स्टूडेंट्स।
निर्माण आईएएस की डेली करंट अफेयर बेस्ड एमसीक्यू की आज की ये सीरीज़ यहीं समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये पहल पसंद आ रही है तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।